स्कॉर्पियो को इसलिए आज हम लेके आए हैं क्योंकि ये ऑलमोस्ट 30,000 चल गई है। ऑटोमेटिक की कमी खलती है कि यार ऑटोमेटिक ले लेना चाहिए था। तो जिस प्राइस ब्रैकेट में ये आती है ना, इससे ऑलमोस्ट डबल के प्राइस की जो गाड़ी आती है उसको भाई ये गाड़ी बीट करती है। 4x4 लो तो किसी काम का ही नहीं है। लेड्रोन फ्रेम है और चलती ऐसी है जैसे मोनोकोक हो। बहुत सारे लोगों के शिकायत आती होगी कि भाई महिंद्रा की सर्विस रिव्यू के लिए झूठ बोल दूं कि ये अच्छा है ये। तो एवरेज का क्या एक्सपीरियंस आपका रहा, क्योंकि भाई 30,000 आप चला लिए। मेरे को भी पहले ट्रस्ट नहीं था भाई कन्वर्टर्स पे, बिल्कुल भी मैं नहीं लगवाता। स्कॉर्पियो क्लासिक से अगर इसको कंपेयर करते हैं तो दिन रात का फर्क है भाई। गुंजाइश है अभी भी सुधार की। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑटो ट्यूब इंडिया। एक ऐसी एसयूवी जो इंडियन मार्केट पे दिलों पे राज करती है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। और इस एसयूवी को मेरे बगल में देखकर समझ गए होंगे, मैं स्कॉर्पियो एन की बात कर रहा हूँ। हालांकि महिंद्रा की स्कॉर्पियो भी एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट रहा है और उसके बाद जब से स्कॉर्पियो एन आई है तो महिंद्रा के लिए तो सोने पे सुहागा हो गया है। और ख़ास बात आज के वीडियो में ये होने वाली है कि भाई ये जिस व्यक्ति की स्कॉर्पियो है उसको आप लोग भी यूट्यूब के चैनल्स पे, उनके चैनल्स पे अच्छी तरह जानते होंगे, क्योंकि वो कई मायनों में कार रिव्यू हम लोग भी करते हैं लेकिन कई चीज़ों के बड़े एक्सपर्ट हैं। टायर्स, आरसी, नंबर की बात की जाए तो चलिए हम आपको मिलाते हैं अपने विक्रम भाई। विक्रम अलावा क्या हाल है हमारे भाई? बस बढ़िया बढ़िया। वेलकम भाई। बहुत समय लगा हमारे को आपके चैनल पे आने में। हाँ ये बात तो सही है, लेकिन स्कॉर्पियो को आने में हाँ, हम दोनों भाई तो अक्सर आप लोगों को नजर आते रहे हैं। हाँ। और स्कॉर्पियो को इसलिए आज हम लेके आए हैं क्योंकि ये ऑलमोस्ट 30,000 चल गई है। जानेंगे कि भैया आपने ये गाड़ी पहली चीज़ क्यों ली और क्या जो ओनरशिप एक्सपीरियंस, ड्राइव एक्सपीरियंस रहा 30,000 किलोमीटर का, वो जानने को मिलेगा। ऐसे में क्या आप लोगों को भी एक मदद मिलेगी कि भाई जब हम जैसे लोग इस कार को यूज़ कर रहे हैं तो आपको भी एक सहूलियत मिलेगी और जो भी प्रोज एंड कॉन्स होंगे वो आपको जानने को मिलेगा। तो भाई विक्रम भाई, सबसे पहला सवाल, स्कॉर्पियो एन को ही क्यों चुना? देखो, मैं पहले भी स्कॉर्पियो रख चुका हूँ और जब मैं ये गाड़ी आई थी उससे पहले ही मेरे को ये हो गया था कि हाँ मेरे को ये वाली गाड़ी लेनी है। इससे पहले भाई मेरे पास हैरियर थी, लेकिन क्या हो गया था, कोविड के कारण ना महिंद्रा की गाड़ियाँ डिले हो गई थी। तो वैसे तो मैंने XV700 भी बुक कराई थी, लेकिन वो मुझे मेरे बर्थडे के अराउंड नहीं मिली, तो मैंने उस टाइम हैरियर ले ली। लेकिन मेरे को ये था कि हैरियर बहुत अच्छी गाड़ी थी, नो डाउट, आज भी बहुत अच्छी गाड़ी, लेकिन आज की डेट में तो ओवर प्राइस्ड हो चुकी है। जैसे हम टोयोटा को बोलते हैं कि ओवर प्राइस्ड हो गई है, तो वो भी भाई हो गई है ओवर प्राइस्ड पहले से ज़्यादा में। फिर उसके बाद क्या है, इस गाड़ी के अंदर भाई एक तो अपने को स्टांस बहुत तगड़ा मिलता है, पहली बात। दूसरा, इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, गाड़ी की स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। इंजन, जिसके लिए महिंद्रा जाना जाता है अपने डीजल इंजन के लिए, डीजल इंजन इसका बहुत अच्छा है। और जो 4x4 जो बोज वार्नर में ऑलरेडी ये यूज़ करते हुए आए हैं। ये जो आपका वेरिएंट है, ये कौन सा वेरिएंट आपने? ये है भाई अपना 4x4 Z4 मैनुअल। मतलब सही लाइन में बोले तो ये स्कॉर्पियो एन का Z4 4x4 मैनुअल है। पहले Z8L भी ले सकता था मैं कि वो जल्दी मिलती मेरे को, लेकिन अपने को ये था कि बर्थडे के अराउंड लेनी थी और जो रिक्वायरमेंट के मुझे फीचर्स चाहिए थे वो मुझे मिल गए। तो इसमें कितना इंतजार करना पड़ा आपको इसको? इसमें इंतजार कुछ नहीं करना पड़ा। जो शुरुआती दिनों में जो बुक हुई थी 30 जुलाई को जब इसकी बुकिंग अमाउंट गई थी, तो उसमें मेरी इंट्रोडक्टरी प्राइस में ही बुक हो गई थी। तो उसके बाद अपना जब मेरा 17 दिसंबर बर्थडे पे मैंने ली थी, तो उससे 3-4 दिन पहले ये गाड़ी यार्ड में आ गई थी। तो कुछ कहने कवाने की, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ा, अपने टाइम पे मिल गई अपने को। और 17 नंबर आपका लकी नंबर है। हाँ, वैसे आपकी गाड़ियों का 17 रहता है। हाँ। इसके पीछे रीजन क्या है 17 का? देखो, 17 दिसंबर को मैं पैदा हुआ था। ठीक है, तो मैं कोई ज्योतिषी से पूछ के नहीं करवा रखा कि बस हाँ अपने मन को अच्छा लगा कि हाँ 17 चलता हुआ आ रहा है, तो बस 17 हर चीज में। ऐसा कोई लकी वाला फैक्टर, मतलब अलग से कोई कहीं से पूछ परख नहीं? नहीं, कोई पूछ परख के नहीं है भाई ये नंबर। मैं तो यही बोलता हूँ सबको, भाई अगर आपको आपके ज्योतिष कुछ बता दे तो अलग बात है, न्यूमरोलॉजी में अगर आप बिलीव करते हो। अगर उसमें नहीं करते तो भाई जिस डेट को आप पैदा हुए हो उससे अच्छा दिन क्या हो सकता है। तो भाई अपना उस दिन को मानो। तो इसीलिए मैंने अपना हर चीज़ में 17 कर रखा है, बस यही कारण है और कोई कारण नहीं है। सही है। और ये पर्टिकुलर जो ये वेरिएंट लिया, जैसा कि आपने बोला भी कि भाई मैं इससे ऊपर का भी वेरिएंट ले सकता था, पर्टिकुलर Z4 ही क्यों लिया और 4x4 क्यों लिया और मैनुअल क्यों लिया? ये तीन जो फैक्टर हैं, ये तीनों आपने क्यों लिया, ये बताओ। देखो, आपके जवाब पे तो सबसे, देखो 3 सवाल आपने एक साथ हुए, तीनों के लाइन वाइज जवाब देता हूँ मैं। सबसे पहला कि Z4 क्यों लिया। आप इस गाड़ी को यहाँ से देखो भाई, ये गाड़ी कहीं से भी आपको Z4 नहीं लगेगी, ना ही आपको ये Z8L लगेगी। अगर मान लो मैं Z8 या Z8L, Z8 तो खैर मिलता ही नहीं, Z8 तो लेट आया था, Z6 भी लेट आया था। सबसे शुरुआत में जो महिंद्रा ने की थी वो Z8L से की थी, लग्जरी वाला जो वेरिएंट था। तो भाई
अगर मैं लग्जरी वाला वेरिएंट लेता तो भाई मैं उसमें अपने अकॉर्डिंग चेंजेस नहीं कर पाता, क्योंकि देखो जब आप इतना पैसा लगा देते हो और फिर ऊपर से फिर लगाते हो अपने अकॉर्डिंग, तो उसमें ना कॉस्ट आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हाँ, तो बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं पूरा ही बदलना पड़ पूरा, रहा है हाँ, तो वो हो गया। दूसरा मेरे को पहले से ही पता था कि एक तो ZL जल्दी मिलेगी, एक Z4 जल्दी मिलेगी। तीसरा Z4 के अंदर ही मेरे को 4x4 का ऑप्शन मिल रहा था, Z6 में नहीं मिल रहा था, और Z8 ZL में था। फिर ZL लेनी नहीं थी तो बचता क्या ऑप्शन, खाली Z4। हाँ, ऑटोमेटिक इसके अंदर नहीं था, खाली 4x2 के अंदर तो था इसमें ऑप्शन, पर मैं कोई नहीं, अपन तो भाई मैनुअल वाले बंदे हैं, मैनुअल चलाने में अपने को मज़ा आता है। और क्या है, और एक चीज़ और भी है भाई, जो इसकी क्लच है ना बहुत लाइट है। आप सिटी में भी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में इसको चलाओगे ना तो आपको ऐसा हार्ड फील नहीं होगा। भाई साहब हैरियर ने तो गोडा बना दिया था। हैरियर का तो भाई मैं महसूस कर सकता हूँ। हाँ, मैनुअल में, हाँ, मैनुअल में तो बड़ा मुश्किल रहती है। लेकिन हाँ, ये है कि इसका क्लच भले ही सॉफ्ट है, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता कि ऑटोमेटिक की कमी खलती है कि यार ऑटोमेटिक ले लेना चाहिए था। तो वो है मेरे पास, एक जिम्नी है ना ऑटोमेटिक में। उससे पहले मतलब एक गाड़ी तो मैंने सिटी में जो भी गाड़ी रखी है अपने तो लिए, जिम्नी चलाते हुए जब मैनुअल पे आते होगे तो थोड़ा बहुत तो लगता होगा यार कि एक बार थोड़ा सा हल्का सा फील होता है, फिर उसके बाद नहीं होता। पर बिल्कुल ज़्यादा हो जाए ना, और जस्ट उसे थोड़ी देर पहले जिम्नी चलाई हो तो फिर लगता है यार अभी ट्रैफिक में आना था तो जिम्नी लेके आ जाता, ये क्यों उठाई। हाँ, सेट होने ये का हो रहता सकता है है, थोड़ा हाँ। सा, जब चला लेता है तो इंसान फिर मैनुअल हाँ, पे वो हो फिर हो जाता जाता है। एक चीज़ ये जानना चाहेंगे कि जो आपका जो अभी तक 29,000 आपने चलाया है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है इस 29,000 में? देखो, चलाने में नो डाउट ये गाड़ी बहुत ही शानदार है। मतलब आपको जिस प्राइस ब्रैकेट में ये आती है ना, इससे ऑलमोस्ट डबल के प्राइस की जो गाड़ी आती है उसको भाई ये गाड़ी बीट करती है। मैंने इस गाड़ी को मैक्सिमम 186 की स्पीड तक भगाया है, और उस स्पीड पे ये गाड़ी भाई इतनी ज़्यादा स्टेबल है। मैं कोई भी गाड़ी लेता हूँ ना भाई, तो उसको एक बार भाई टेस्ट ज़रूर करता हूँ। जैसे मैंने भी अपनी रिसेंटली जिम्नी ली तो मैंने उसको भी टेस्ट किया था, क्यों कहाँ तक जाती है। टाटा महिंद्रा है तो भाई ये नहीं कहेंगे कि दिक्कतें नहीं हैं। देखो, फीचर्स ये आपको दे रही हैं, आने वाले टाइम के हिसाब से दे रही हैं, अप टू द डेट अपने आप को कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं छोटे मोटे निगल्स हैं जो R&D में कंपनीज छोड़ देती हैं, भूल जाती हैं। पर्टिकुलर ड्राइविंग में कोई ऐसा आपको लगा कि यार कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे सुधार किया जा सकता था? देखो, वही मैं आपको बता रहा था कि जो इसके सेंसर्स हैं उनको थोड़ा सा एक अच्छी क्वालिटी का बनाने चाहिए। जैसे इसका जो 4x4 का मैकेनिज़्म है वो 4 बार चेंज हो चुका है भाई, 5वीं बार भी चेंज हो जाता, लेकिन वो बस यूँ है, होता है ना भाई, जब कोई सिस्टम ख़राब हो जाता है तो क्या करें, शट डाउन करके ऑन कर दो। तो उस सिचुएशन में वो चल गया था। अदरवाइज़ मेरे को गाड़ी से कोई ख़ास शिकायत नहीं है भाई, बहुत बढ़िया चल रही है गाड़ी, मेरे को तो कोई दिक्कत ऐसी आई नहीं। सिर्फ उस 4x4 के स्विच को अगर हम छोड़ दें तो उसके अलावा तो गाड़ी परफेक्ट चल रही है भाई। तो दूसरा भाई, एक चीज़ और ये जानना चाहेंगे कि 4x4 की आपने बात कही, तो 4x4 पर्टिकुलर जो ऑफ रोडिंग के दौरान उसमें कैसा रिस्पांस रहा इस स्कॉर्पियो में जो 4x4 आपका है? अब यहाँ एक कमी और महिंद्रा ने छोड़ी है कि जो 4x4 है इसका, उसके अंदर आपको डिफरेंशियल लॉक नहीं दिया है। Z8 ZL के अंदर दिया है महिंद्रा ने डिफरेंशियल लॉक, लेकिन इसमें नहीं दिया। और बगैर डिफरेंशियल लॉक के भाई 4x4 लो तो किसी काम का ही नहीं है, क्योंकि जब तक आप डिफरेंशियल लॉक नहीं होगा, दोनों व्हील्स को बराबर पावर जाएगी ही नहीं, तो वही बात है, जो स्टक हो जाएगा हो जाएगा। हाँ, 4x4 हाई में बहुत अच्छा परफॉर्म करती है ये। मैं बर्फ़ में भी चलाया है, मैं रेत में भी चलाया है, मैंने ऑफ रोडिंग भी किया है, मैंने बहुत सारी जगह पे इसको चलाया है। ओवरऑल भाई इसका रिस्पॉन्स अच्छा है, बस ये छोटी मोटी कमी छोड़ दी भाई। भाई एक चीज़ और बताना कि अपने इंडियंस में जो सबसे बड़ी जो डिमांड रहती है ग्राउंड क्लियरेंस की, जो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है, आपको एक मतलब अप टू द मार्क लगा कि कहीं थोड़ी बहुत ज़्यादा भी होनी चाहिए थी, या परफेक्ट लगी? देखो, ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, 187 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है इसका ऑन पेपर्स, लेकिन मेरे को लगता है कि 187 से ज़्यादा कैसा ग्राउंड क्लियरेंस है। फिर भी, और अगर इससे ज़्यादा इसको ऊंचा करेंगे कि इसको 220 230 पे रहें, तो कहीं ना कहीं गाड़ी की स्टेबिलिटी पे, बॉडी रोल में फ़र्क आएगा, बिल्कुल आएगा भाई। लैड्रोन फ्रेम है और चलती ऐसी है जैसे मोनोकोक हो, तो वो बात तो है भाई। एंड सस्पेंशन इसका अमेजिंग भाई, अमेजिंग पेंटालिंक सस्पेंशन दिया है भाई महिंद्रा ने इसके अंदर, जो हाई एंड लग्जरी कार्स के अंदर हमारे को मिलता है। बहुत ही ज़बरदस्त है भाई वो सस्पेंशन, इसका ना अल्टीमेट सस्पेंशन है भाई। एक चीज़ और, जैसे स्कॉर्पियो बहुत सारे इस बीच ना एक दो रील्स चल रही है कि भाई स्कॉर्पियो बोलते हैं बड़ी महंगी पड़ती है और खून पी लेती है, एवरेज की बात जो लोग करते हैं, तो एवरेज का क्या एक्सपीरियंस आपका रहा? क्योंकि भाई 30,000 आप चला लिए हो तो आपसे बेटर कोई नहीं बता पाएगा कि जो सिटी ट्रैफिक में क्या रहता है और हाईवेज़ पे क्या ट्रैफिक में आपको माइलेज मिलता है।
सिटी की बात करें तो भाई आराम से मेरी गाड़ी के अंदर 20 इंच के व्हील्स लगे हुए हैं, 275 45 R20 ये प्रोफाइल मैंने टायर की डाली है। और इस प्रोफाइल में भाई मेरी गाड़ी सिटी के अंदर अगर मैं गुड़गांव में ही चल रहा हूँ तो 12-13 आराम से देती है। और अगर मान लो मैं गुड़गांव से दिल्ली जा रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ, तो उसमें 13 से 15। और अगर हाईवे पे चल रहा हूँ 100 तक, 90-100 तक अगर मैं हाईवे पे चल रहा हूँ तो वहाँ मेरे को ये 15 से ऊपर भी देती है। हालांकि इस गाड़ी से मैंने 18.5 की माइलेज हाईवे पे निकाली है, उससे ज़्यादा फिर मेरे से सब्र हुआ नहीं, फिर मैंने भाई गाड़ी 100 से ऊपर, क्योंकि मैं जब हाईवे पे चलता हूँ भाई मैं 100 से नीचे मेरी गाड़ी नहीं चलती। और अगर आप इसको 100 तक भी चलाते हो, 120 तक भी चलाते हो, तो ये गाड़ी आपको हाईवे पे आराम से 14-15 का माइलेज देती है। तो हाईवे पे 14-15 मतलब एक ओवरऑल अगर मिक्स्ड हम माने कि कोई ऐसा अननोन आदमी है और स्कॉर्पियो एन खरीदने जा रहा है, वो एक माइंडसेट बनाता है ना कि भाई इससे नीचे तो नहीं देगी, एटलीस्ट इतना ही देगी, तो वो नंबर क्या होगा? अब मान के चलो अगर इसमें स्टॉक टायर्स भी होंगे तो स्टॉक टायर्स में अगर आप एक साइज अप भी कर लोगे तब भी मैं ये मानता हूँ कि ये गाड़ी भाई आपको सिटी में 12 से 14 आराम से दे देगी। 10 देती है, वो तब देती है जब बिल्कुल हम पहले गियर में ऐसे अटक के चलते हैं, बम्पर टू बम्पर में रहे हैं, कहीं स्टक है तब, हाँ, स्टक है, तगड़ा जाम लगा हुआ है तब 10 पे आती है, अदरवाइज 12 से नीचे। नॉर्मल मूविंग है तो आप 12 मान के चलिए, राउंड फिगर ओवरऑल मान लो, बाकी तो सब कुछ यार आपके चलाने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा चला रहे हो। दूसरा मैनुअल भी है ना, हाँ मैनुअल भी है, जो ऑटोमेटिक में इसमें टॉर्क कन्वर्टर आता है, तो वहाँ थोड़ा माइलेज का फर्क आ जाता है मैनुअल और टॉर्क कन्वर्टर में। तो ये हो गया। अब बात करते हैं भाई कि आपने इसमें जो मॉडिफिकेशंस करवाया, जो सोचा था उस तरह से मॉडिफाई किया कि अभी बिल्कुल उसी तरीके से मैंने मॉडिफाई किया है इस गाड़ी को अपने तरीके से। अब मॉडिफाई का मतलब भाई बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि गाड़ी का फिजिकली, मैकेनिकली, हर जगह इंजन वाइज भाई गाड़ी बिल्कुल बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई जो आउटलुक होती है और गाड़ी का इंटीरियर होता है उसमें मैंने चेंज किया है। फ्रंट की बात करें तो भाई मैंने जो हेडलाइट्स है वो चेंज नहीं की, इनके अंदर एलईडी बल्ब जरूर डाला है। यही आप बोल रहे थे कि अगर हम टॉप वेरिएंट लेते तो उसमें हमें पूरी ही रिप्लेस करनी, हाँ फुल रिप्लेस करनी पड़ती है। आपने स्टॉक चीज को ही अपना अपग्रेड हाँ, बहुत अच्छी लाइट आती है। प्लस अगर हम वो लाइट लगाते हैं वो दिखने में अच्छी लगती है, नो डाउट, मुझे तो ये भी अच्छी लगती है। उसके साथ हमारे को ऑक्सिलरी लैंप फिर लगाना पड़ता अलग से, तो वो फिर मेरे को यहाँ पे ग्रिल कट करके या इसके ऊपर यहाँ पे माउंट करवाना पड़ता, तो वो मुझे नहीं करवाना था भाई, मुझे ये बढ़िया लगी। एंड फिर मैंने इसके अंदर भाई DRL वाले फॉग लैंप लगवा रखे, ओरिजिनल महिंद्रा की ही एक्सेसरी है ये। उसके अलावा आप गाड़ी देख रहे हो ऑल ब्लैक है, यहाँ पे सिल्वर आता है ये Z4 में, एंड अपर वेंट्स पे क्रोम, तो मुझे वो नहीं चाहिए था, सिर्फ महिंद्रा का लोगो मैंने क्रोम रखा है। उसके अलावा इसको क्या आपने फिर ब्लैक करवाया पूरा? हाँ, ये पूरा पेंट है, हाइड्रोडिप बोल सकते हैं आप इसको, हाइड्रोडिप में ही करवा रखा है। तो ये सारी चीज़ें मैंने पेंट करा रखी हैं। इसको भी ग्लॉस ब्लैक में, ये तो आता ही ग्लॉस ब्लैक है। जितनी भी बिडिंग है गाड़ी के साइड में, इसको हमने ग्लॉस ब्लैक ना करके, मतलब आगे वाला पार्ट वो ग्लॉस ब्लैक मैंने ज़रूर बोला है जो हमारा फॉग लैंप का है, उसके अलावा जितना भी ब्लैक पार्ट हो रखा है वो सारा सेम बॉडी कलर है, जो इसका नेपोली ब्लैक कलर है, अलग कलर हमने नहीं करा, मतलब जो सॉलिड ब्लैक होता है ना वो नहीं है, नेपोली ब्लैक है भाई। और आ जाते हैं एलॉयज़ के ऊपर। तो एलॉयज़ का जो सेट है ये मैंने सेकंड टाइम चेंज किया। पहले मैंने इसके अंदर जो कॉनकेव एलॉयज़ होते हैं वो डाल रखे थे, तो इसका जब फर्स्ट बर्थडे आया तो मैं यार कुछ चेंज किया जाए, तो फर्स्ट बर्थडे पे हमने इसके जी वैगन इंस्पायर्ड या जी वैगन डिज़ाइन आप बोल सकते हो, ये 20 इंच के हमने एलॉयज़ चेंज किए। और ये वाले एलॉयज़ कन्वर्टर्स के साथ हैं, और जो कन्वर्टर्स इस पे लगे हुए हैं वो स्पेशली स्कॉर्पियो एन के लिए बने गए हैं भाई, मतलब ये नहीं है, हाँ यूनिवर्सल नहीं है ये स्पेशली फॉर स्कॉर्पियो एन ही है। तो ये कन्वर्टर की आपने बात की भाई कि कन्वर्टर सेफ रहता है, बहुत से लोगों की क्वेरी ये होती है भाई कन्वर्टर लगाते हैं, देखो सेफ रहेगा कि नहीं रहेगा। पहले की बात में और अब में फ़र्क है। पहले जो कन्वर्टर्स कह लो, स्पेसर्स कह लो, वो इतने अच्छे नहीं आते थे। अब पता क्या है, अब ना चीज़ें बदल गई हैं, और जिनसे मैंने ये करवाया है रमन भैया वेलोसिटी टायर से, उन्होंने भाई स्पेशली हर गाड़ी के लिए जिस गाड़ी में वो कन्वर्टर्स डालते हैं तो उस गाड़ी के वैसे ही कन्वर्टर्स बनवाए गए हैं भाई। तो ये नहीं है कि यूनिवर्सल कन्वर्टर लगा रहे हैं और मटेरियल क्या यूज़ कर रहे हैं, कैसी क्वालिटी यूज़ कर रहे हैं, जो स्टड वो यूज़ कर रहे हैं वो सेम वही स्टड है जो आपका कंपनी से लग के आता है। हाँ। मेरे को भी पहले ट्रस्ट नहीं था भाई कन्वर्टर्स पे, बिल्कुल भी मैं नहीं लगवाता। वही मैं बोल रहा हूँ यार कि ओवरऑल सब कुछ डिपेंड आपके टायर पे होता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप स्पीड में चल रहे हो या जैसे भी चल रहे हो, फैमिली के साथ चल रहे हो, पहाड़ियों में चल रहे हो, तो एक थोड़ा सा डर भी रहता है, तो उस हिसाब से वो सेटिस्फैक्ट्री है अगर कोई लगवाता है। ये एलॉयज़ चेंज होने के बाद मैंने इन एलॉयज़ को 170 तक भगाया है। ओके, पहले वालों को तो 186 भगाया था, पर इनको 170 तक भगाया, तो बहुत अच्छी स्टेबल है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है, सेफ बिल्कुल सेफ, बिल्कुल सेफ, कोई दिक्कत नहीं है। चलाने की बात कर रहे हैं तो ये एक बात बताओ भाई, आप पहाड़ियों पे भी काफ़ी लेके गए हो, पहाड़ियों पे कैसी परफॉर्मेंस रही है स्कॉर्पियो एन की? भाई
दिक्कत क्या आती है, जब से BS6 फेज़ 2 आया है तब से ना गाड़ियों में काफ़ी दिक्कत आ रही है। फेज़ 2 का BS6 से ही दिक्कत आनी स्टार्ट हो गई थी गाड़ियों में, चाहे DPF की कह लो, DF की कह लो, ऊपर जाके ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है वहाँ पे। लेकिन भाई अपनी गाड़ी कहीं नहीं रुकी है, कहीं पे भी अंडर पावर फील नहीं होती है। कभी भी पहाड़ों में इसको DEF या DPF की कोई दिक्कत नहीं आई है। DPF रीजन हुआ था इसका एक बार, बस वो शहर में ही था, काफ़ी दिन मैंने हाईवे पर नहीं चलाया था, सिटी में ही चला रहा था, तब थोड़ा सा यूँ हो जाता है। अदरवाइज़ भाई कोई दिक्कत नहीं, पावर के मामले में कोई कमी नहीं गाड़ी के अंदर। ओके, तो ये बात हो गई भाई एक्सटीरियर की। इंटीरियर में कंफर्ट की बात करते हैं। पहले तो आपको इंटीरियर दिखा देता हूँ भाई, जो इन्होंने स्पेशली अपनी कार में किया है। तो ये आपको इस वेरिएंट में ये 2 टोन मिलता ही है। 2 टोन मिलता है, लेकिन ये पूरा जो गत्ता है भाई दरवाजे का, ये चेंज किया गया है। हाँ। ये सॉफ्ट कुशनिंग देखो आप आती है। हाँ। ये हमने Z8L वाला ही यहाँ पे लगाया है। ओके। ये वाला जो पार्ट है ये हमने हाइड्रोडिप कराया है, ये हमारा रिप्लेस है, ये रिप्लेस है। तो ये ट्विटर वाला पार्ट यहाँ नहीं आता है, तो ये भी हमने रिप्लेस किया है। मतलब टॉप वेरिएंट वाला जो चीज़ था वो हाँ, ये Z8L वाला हमने इसके अंदर लगाया है। अच्छा, सीट में आपने 2 टोन नहीं किया, इसको ब्लैक ही रखा? हाँ, सीट को हमने सिंगल रखा है, प्लस जो थ्रेड है वो हमने ब्राउन कलर का यूज़ किया है इस पे। और फुल बकेट, मतलब जो सॉलिड, मतलब आप चाहे इस पे 1000 किलोमीटर तक लगातार चलो आप थकोगे नहीं। ओके, ये आपने टॉप वेरिएंट वाला? हाँ, ये रिप्लेस किया है। ठीक है। रूफ आपने ब्लैक में कुछ करवाया है? वेलवेट फील वाली करवाई है भाई हमने। वाली। हाँ। ये अच्छा रहता है वैसे, गंदा नहीं फील होता है। गंदा नहीं फील होता है, कि हल्का बहुत हाथ भी लग गया किसी का। हाँ, तो सारे पिलर्स जितने भी हैं सबको ऑल ब्लैक कर दिया गया है। जो ग्रे आता है पार्ट, मतलब यहाँ से हाफ ऊपर ग्रे होता है, तो ये सारा पार्ट भाई ऑल ब्लैक कर दिया गया है। म्यूजिक सिस्टम में क्या कुछ चेंज करवाया? म्यूजिक सिस्टम में भाई हमने इसके अंदर जो है अपना C2 के कंपोनेंट्स लगवाए हैं, 2 पेयर, 2 आगे 2 पीछे, एक एम्पलीफायर लगवाया है और एक सबवूफर लगवाया है। सबवूफर लगने के बाद इस गाड़ी में बूट स्पेस नहीं बचता है, लेकिन हमारी गाड़ी में क्या है, जो सबवूफर लगा है वो डिग्गी खाता ही नहीं है। देखो क्योंकि वो कहाँ लगा है मैं आपको दिखा देता हूँ। वो लगा है भाई यहाँ, जहाँ पे इसका OEM आता है ना, वहीं पे भाई हमने तो अंदर ही चला गया ये तो पूरा। बिल्कुल बिल्कुल, ये अंदर चला गया। एंड भाई ये भी सारा ऑल ब्लैक कराया है हमने इसमें। तो ये अच्छा, सीटिंग की बात करें तो कैसा कंफर्ट है? अगर क्योंकि स्कॉर्पियो के लिए और स्कॉर्पियो N के लिए बोलते हैं, स्कॉर्पियो में तो वास्तव मुझे भी फील होता है, लेकिन N में कितना सुधार आया है, स्पेशली सेकंड रो की हम बात करें? स्कॉर्पियो क्लासिक से अगर इसको कंपेयर करते हैं तो दिन रात का फ़र्क है भाई। कंफर्ट में, स्टेबिलिटी में, राइड क्वालिटी में, सस्पेंशन में, एवरीथिंग। और स्टीयरिंग रिस्पॉन्स इतना ज़बरदस्त है, आप एक छोटी उंगली से भी इसका स्टीयरिंग घुमा सकते हो। ये अच्छी चीज़ है, मतलब लेकिन कंफर्ट के लिहाज से काफ़ी अंतर है। बहुत मतलब बढ़िया, बहुत रेकमेंड की जा सकती है। बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि यार महिंद्रा की बीच वाली सीट पे ना कंफर्ट नहीं होता है। नहीं 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 नहीं, वो पहले वाली बात अलग थी। फुल कंफर्ट है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। और पीछे वाली जो थर्ड रो को मैं मान सकता हूँ थोड़ी क्रैम्प्ड है, तो वहाँ पे तो 5.5 फुट की हाइट का बंदा या बच्चे ही बैठेंगे भाई। लंबे सफ़र पे आप नहीं बैठ सकते। अगर बैठ भी जाओगे तो घंटे 2 घंटे के लिए सिंगल बंदा ही बैठ सकता है मेरी हाइट का, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि थर्ड रो में यार किसी भी गाड़ी में आप मोस्टली देखो, इनोवा को छोड़ दें या सफारी को छोड़ दें, तो उसके अलावा यार थर्ड रो के अंदर मेरे को नहीं लगता कि ढंग का स्पेस मिलता है गाड़ी में। तो ओवरऑल तो ठीक है, अच्छा है, आप सेटिस्फाई भी हो कार से? मैं पूरा सेटिस्फाई। लेकिन कोई है कि ऐसी चीज़ लगी हो जो एज अ ऑटो एक्सपर्ट आपको लगा हो कि यार हाँ ये थोड़ा सा इसमें होना चाहिए था सुधार? मेरे को ये था कि जो इसका 4x4 का मैकेनिज़्म है, जो बार बार शॉर्ट हो जाता है, जो भी आता मॉइस्चर आता है, जो भी आता है उसके अंदर, उसके बजाय अगर लीवर दे देते ट्रांसफ़र केस के लिए तो ज़्यादा बेहतर रहता, मेरा ये मानना है। बाकी भाई आजकल शिफ्ट ऑन फ्लाई का ज़माना है, जैसे हम हार्डकोर थार में या जिप्सी में चेंज करते थे, वो वाला लीवर मिलता तो ज़्यादा मज़ा आता। आजकल तो भाई चलती चलती गाड़ी में भी आप एंगेज कर सकते हो। हाँ, इसको आप 80 की स्पीड तक आप हाई लो, तो देखो खड़ी गाड़ी में ही चेंज होता है, वो हाई में होता ही नहीं है। इसका अगर मान लो हाई में, लो में आप चलती गाड़ी में कर भी दोगे तो एंगेज नहीं होगा जब तक गाड़ी खड़ी नहीं होगी। तो भाई एक आखिरी सवाल, स्कॉर्पियो N आपके हिसाब से बढ़िया गाड़ी है, लेनी चाहिए, लेकिन जो एक लगातार हमारे और आपके भी कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों के शिकायत आती होगी कि भाई महिंद्रा की सर्विस, तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? देखो आप एज अ यूट्यूबर हो, आपको सहूलियत मिल जाती होगी, लेकिन इन जनरल भी क्योंकि आपसे जुड़े हुए लोग, तो क्या सुधार हुआ है या अभी भी कहीं कमी है? देखो अमर भाई, जो प्यार प्रेम है एजेंसी वालों से वो पहले से ही है, ठीक है। हाँ, यूट्यूब आने के बाद ये कह सकते हैं कि लोगों को ये लगता है कि हाँ भाई अब हो रहा है, यूट्यूबर से कुछ अच्छे से काम हो जाता है, ऐसा नहीं है। बहुत से यूट्यूबर्स ऐसे भी हैं जो भाई जाके लड़ झगड़ पड़ते हैं एजेंसी में, अरे मैं ये कर दूंगा, झूठी अफवाहें भी फैलाते हैं। लेकिन हाँ,
गुंजाइश है अभी भी सुधार की, करना चाहिए। और डीलर टू डीलर भी डिपेंड करता है कौन सा डीलर आपको कैसी सर्विस प्रोवाइड करा रहा है। कुछ डीलर्स हैं जो आज भी निकम्मे हैं, जो कहते हैं हमें नहीं फ़र्क पड़ता, गाड़ी बिक रही है, सर्विस आ रही है, ठीक है हम कर रहे हैं, लेकिन हम तो ऐसे ही करेंगे। और कुछ डीलर्स ऐसे भी हैं जिनके पास गाड़ियाँ चाहे कम आ रही हैं चाहे ज़्यादा आ रही हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो कह रहे हैं कि हम एक अच्छी सर्विस देंगे। तो ऐसे भी हैं। तो ये टोटली डिपेंड करता है डीलर टू डीलर कि डीलर आपको कैसी सर्विस दे रहा है। बाकी देखो महिंद्रा का सपोर्ट पहले से तो सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी गुंजाइश है, होना चाहिए प्रोडक्ट्स को लेके, इनके R&D को लेके। उसमें बुराई भी नहीं है भाई। हाँ। सुधार तो बहुत ज़रूरी है। और बट जो मुझे ऐसा फील हुआ है एज अ इंडियन, या इंडियन जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, चाहे टाटा हो चाहे महिंद्रा हो, काफ़ी इम्प्रूव तो किया है। किया। और ऐसे ही इम्प्रूव करते रहेंगे। और वो फ़र्क दिखा है सेल्स में, चाहे स्कॉर्पियो की बात कर लें चाहे टाटा की बात कर लें, वो सेल्स में भी दिख रहा है। तो लोग, जनता सब जानती है। और हमने आज ये वीडियो इसीलिए लेके आए कि भाई हम लोग अक्सर ब्लॉग बनाते थे, साथ में रहते थे, लेकिन क्या होता है कि जब हम लोग हंसी मजाक में तो बात अलग है, लेकिन जब पर्टिकुलर आपको बताएं कि भाई क्योंकि हर आदमी यार अपनी मेहनत की कमाई लगाता है, और 15-20 लाख रुपए अगर आप लगा भाई रहे अगर हो, मान लो मैं यहाँ सिर्फ एक रिव्यू के लिए झूठ बोल दूं कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, कभी भाई कोई भी गाड़ी 100 के 100 नहीं होती। हाँ, ये कमियां बात होती हैं। ये भी बात सही है। ये भी इंसान में भी कमियां होती है, और हर गाड़ी हर बंदे के लिए नहीं बनी होती। क्या पता किसी बंदे के लिए बहुत अच्छी हो, किसी बंदे के लिए बिल्कुल भी सूट ना करे। तो डिपेंड करता है भाई आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर, आप फीचर्स के ऊपर, आप क्या चाह रहे हो गाड़ी से। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। लेकिन अगर आपका बजट 20-25 लाख का है और आपको एक सॉलिड गाड़ी चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, तो भाई मैं रेकमेंड करूँगा कि आप ये लेनी चाहिए आपको। तो भाई बहुत अच्छा लगा, ऑल द बेस्ट और बहुत बहुत बधाई। और बाकी तो हम लोग साथ में तो रहते ही हैं ना, लेकिन होप करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। और कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर आप बताना कि आप लोगों की अगर कोई क्वेरी है, कुछ ऐसा लगता है कि भाई ये चीज़ सही होना चाहिए, तो हम दोनों भाई कोशिश करेंगे उसको महिंद्रा तक पहुंचाने की। बिल्कुल। और सुधार हो, ताकि हम सब जो वीडियो देख रहे हैं या अपनी जो चीज़ें हैं उसको और बेटर कर पाएँ। तो ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। और कैसा लगा आपको रिव्यू स्कॉर्पियो N को लेकर, आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। और आगे आप किस कार का रिव्यू चाहते हो तो वो भी बताना। चलो ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। अरे अमर भाई पता नहीं क्या कर रहे हैं, कभी आगे कभी पीछे, कह रहा है वैसे लगाऊंगा। अरे कैसे मर्जी लगा लो, दिखेगी तो वही। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। Please like, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon and stay tuned to AutoTube India.